और अब एक कॉमन जो विधि अपने दोनों में दे रखा है, अगली विधि लिखिए अनुसंधान विधि। और इसे देखिए कई नामों से जानते हैं इस विधि को। इसे खोज विधि भी कहते हैं। इसी को देखिए ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। और अन्वेषण विधि भी कहते हैं। अन्वेषण विधि भी कहते हैं। और स्वयं ज्ञान यानी खुद ही खोज करे और अपने ज्ञान को बढ़ाए, इसलिए इसे स्वयं ज्ञान विधि भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं इसके। अब बात करते हैं कि ये जो नाम है, हमारे पास एक नया नाम ह्यूरिस्टिक। ये शब्द की उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा से। कौन से शब्द से होती है? ह्यूरिस्ट को शब्द से इसकी क्या होती है? उत्पत्ति। और इसका अर्थ होता है आई डिस्कवर्ड, मैं खोज कर जानूंगा। खोज कर जानूंगा। तो ये तो हो गया शब्द। दूसरा देखिए इस विधि का जनक किसको माना जाता है? हेनरी एडवर्ड। किसको माना जाता है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि के जनक। इस विधि के बारे में एक कथा भी चलन में है, एक कहावत सुनी होगी आपने। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ते होंगे साइंस में। किससे संबंधित है? उत्प्लावन बल, बायोन फोर्सिव। अब देखिए आर्किमिडीज के बारे में यह कहा जाता है कि जब उसने खोज लिया था इसके बारे में, इस सिद्धांत को, तो वो जोर जोर से रोड पर चिल्लाने लगा यूरेका यूरेका यूरेका। ये कहावत है इसके संबंधित जो चलन में है, यूरेका यूरेका। इसका अर्थ होता है कि मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया। इसी यूरेका यूरेका से क्या बन गया? ह्यूरिस्टिक बन गया। कुछ लोग इसके आधार पर भी बताते हैं और कुछ देखिए लैटिन शब्द के आधार पर बनाते हैं। ह्यूरिस्टिको से क्या बना हुआ है? ह्यूरिस्टिक पद्धति बनी हुई है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वयं ज्ञान विधि या खोज विधि या अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि। तो देखिए यूरेका यूरेका कथा प्रचलन में है इससे संबंधित कि मैंने खोज लिया है। आर्किमिडीज के सिद्धांत कि जब खोज हुई तब उनके द्वारा कहा गया था यूरेका यूरेका। और इसका अर्थ क्या माना जाता है? मैंने खोज लिया है या मैंने ज्ञात कर लिया है। मैंने खोज कर लिया है, कर लिया है, या मैंने ज्ञात कर लिया है। अब देखिए इसका नाम जैसे ही हमने कहा यूरेका यूरेका तो थोड़ी रोचकता आ गई और चीज क्या होगी? याद हो गई, स्थायी। ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, इनको कोरोलेट करके याद कर लेते हैं जल्दी से। तो पहले तो अनेक नाम, उसके बाद इसका जनक और शब्द, और उसके बाद एक कथा। अब एक परिभाषा लिखिए इसके बाद, हर्बर्ट स्पेंसर की।
हर्बर्ट स्पेंसर। लिखो, बालकों को, हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा है, बालकों को जितना संभव हो बालकों को जितना संभव हो कम बताया जाए, कम बताया जाए और उनको जितना अधिक संभव हो, जितना अधिक संभव हो स्वयं खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। स्वयं खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो देखिए, बिल्कुल सही बात कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। बच्चों को कम से कम बताओ उनकी कौन सी प्रवृत्ति डेवलप होनी चाहिए, खोज की प्रवृत्ति। पता है, इसी बात के लिए मैं आपको बताता हूँ, यूनिवर्सिटी में जब था तो मैंने एक प्रोफेसर साहब से कहा, साहब आप पढ़ाते क्यों नहीं है? तो पता है उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बोला, जिस दिन हमने पढ़ाना शुरू कर दिया उस दिन तुम पढ़ना छोड़ दोगे। जैसे कोचिंगों में हम पढ़ के आते हैं, तुम थोड़ी पढ़ते हो। आपको जो हम पढ़ के आए हैं वो चीज पढ़ाते हैं, उसको केवल रटते हो शॉर्ट में। बोलो, रटते हो या नहीं रटते उन चीजों को? अगर आप स्वयं भी हमारी तरह से पढ़ते तो आपको विषय की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती। इसीलिए देखिए, यूनिवर्सिटी में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया, बोला कि आप आइए हमारे पास प्रॉब्लम लेके, हम आपको सॉल्यूशन करके देंगे, या आपको बताएंगे लाइब्रेरी में जाना, उस वाले सेक्शन में जो बहुत सारी किताबें रखी हैं उनमें से इन राइटरों की किताबों को देखना। लाइब्रेरी में जाओगे आप एक किताब नहीं देखोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड 10 मिलेंगी तो 10 की 10 निकाल लोगे आप एक बार, और उनमें से देखोगे कि बेस्ट किसने लिखा है। कितनी नॉलेज होगी आपको, देखिए। और यदि यहां कक्षा में वो टीचर पढ़ा देता, देखिए आपको थोड़े से उसके बारे में जानकारी, आप वहीं तक देखिए कुएं के मेंढक बन के चुपचाप बैठ जाते और उसी के रट्टे लगाना शुरू। बड़े स्तर पर जाइए आप, वहां पर देखिए कोई भी चीजें किसी भी तरह से ऐसे सिखाई नहीं जाती। वहां पर देखिए लोगों को बताया जाता है ये चीज कैसे। जेएनयू में कौन पढ़ाते हैं? अरे आईआईटी बॉम्बे में भी नहीं पढ़ाते, वहां रह के आए जब मैंने देखा उस चीज को, वहां भी नहीं पढ़ाते कोई भी। वहां तो प्रोजेक्ट देते हैं, आप काम करिए, आप काम करोगे आपको देखिए कुछ ना कुछ मिलेगा उसका। पेपर भी जब होते हैं तो आप ले जाओ ना किताबें, कितनी नकल करके लिखे आओ, 0 मार्क्स आएगा आपका। वहां तो आपको यूनिक शब्द लिखने पड़ेंगे। जैसे अपने आरएस में जो सबसे ज्यादा रटता है गागरोनी तोता, उसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। यूपीएससी में नहीं आते रटने वाले के। मौलिक विचार जो जितना ज्यादा लिख के आएगा उसके उतने ही अच्छे अंक आते हैं। वहां पर हर जगह चीजें अलग हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये पद्धति भी देखिए हमें हमेशा क्या सिखाती है, नई नई खोज करने के बारे में। बच्चे को कम से कम बताया जाए उसमें कौन सी प्रवृत्ति डेवलप कर दी जाए, और जिस बच्चे में खोज की प्रकृति डेवलप हो जाती है। देखिए मुझे आज भी याद है, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, हम साल भर सिलेबस को इकट्ठा करते रहते थे। पीजी लेवल पे सिलेबस नहीं मिलता है कभी भी पूरा, वहां पर सिलेबस नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसी किताबें होती है जिनका सिलेबस हम ढूंढते ही रहते, इकट्ठा ही नहीं होता। पूरे साल भर उनको कलेक्शन में लगे रहते, पढ़ते तो बाद में थे, क्योंकि पहले सिलेबस तो हो जाए। ऐसे ही आप लोग भी देखिए, शुरुआत में जब पढ़ने के लिए आते हो तो क्या करते हो, पाठ्यक्रम को इकट्ठा करो, अच्छी अच्छी किताबें पूछ लो, एक बार इकट्ठा तो करिए, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करिए। जब आपके पास बेस्ट लिटरेचर ही नहीं है तो पढ़ लो ना, आप कहां से पढ़ोगे? पहली सीढ़ी पढ़ने की होती है आपके पास लिटरेचर कैसा हो, बेस्ट। अगर लिटरेचर अच्छा है तो हम पढ़ लेते, लेकिन अच्छा लिटरेचर महंगा भी आता है। हम लोग देखिए खरीदते और नहीं है। जैसे मैंने ज्योग्राफी का देखिए, मैं विद्यार्थी रहा, स्टॉलर एंड स्टॉलर की बेस्ट किताब आती है, लगभग 900 रुपए की। गया खरीदने के लिए और मैंने देखा 900 रुपए, रहने दो, एक बार छोड़ के आ गया उस किताब को। कौन 900 करेगा, 100 रुपए में और मिल जाएंगी दूसरे राइटर की।
इंडियंस जितने भी देखिए जोग्राफर्स हुए हैं सारे उसकी नकल हैं, चाहे कितने बड़े हों, उसकी नकल करके लिख रखी है सारी चीजें। ऐसे आप लोगों के लिए भी बहुत सारी किताबें, जैसे मेथड्स में आती है एस.के. मंगल, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बहुत सारी किताबें लिखते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर, इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, 700-800 रुपए की एक एक किताबें आती हैं उनकी मूल। आर.के. शर्मा, इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं, एस.पी. कुलश्रेष्ठ, बहुत मोटी मोटी, हम तो लाते ही नहीं उन खरीद के। बीएड में भी क्या लाए थे आप लोग सोच लो। अच्छा, बीएड में सीरीज आने लगी क्या? फिर तो मौज हो गई है। हमारे समय तो पासबुक भी नहीं होती थी। पहले देखिए पाठ्यक्रम की कुंजियां जरूर आया करती थी, छोटी छोटी, जो 6ठी-7वीं में जब हम पढ़ते थे उनमें से उत्तर, और उनमें भी हमारे बहुत सारे साथी तो ऐसे लिख जाते, विद्यार्थी स्वयं करें, नकल करते थे वो सीधे और ऐसे लिख लिया करते थे। और लिखिए इसके बारे में, आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार, दूसरी परिभाषा। अच्छा, इसमें हर्बर्ट स्पेंसर की मोस्ट लिख लेना, कई बार पूछी जा चुकी है ये किसी ना किसी परीक्षा में। दूसरी लिखिए, आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार अन्वेषण विधि शिक्षण की वह विधि है, अन्वेषण विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें एक बालक को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता या खोजी के रूप में देखा जाता है, खोजी के रूप में देखा जाता है। बताओ शिक्षक की क्या भूमिका है इसमें? लिखो शिक्षक की भूमिका। क्या काम करता है शिक्षक इसमें? फैसिलिटेटरी है। लिखिए शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक, ऑब्लिक करिए सलाहकार, सुविधादाता, सहयोगी। फिर लिखिए विद्यार्थी की भूमिका, विद्यार्थी की भूमिका सक्रिय भूमिका, सक्रिय भूमिका। स्वयं करके सीखता है, सक्रिय भूमिका स्वयं करके सीखता है। उसके बाद लिखे इस विधि के कुछ गुण हैं। गुण, रटे रटाए कौन से गुण हैं? बाल केंद्रित है या नहीं है? लोकतांत्रिक है या नहीं है? वैज्ञानिकता है ही नहीं? मनोवैज्ञानिक है या नहीं? ये सारे रटे रटाए गुण। इसके अलावा ये नहीं लिखने, ये तो याद हो गए आपको। अब कुछ स्पेशल जो गुण हैं वो लिखिए। गुण, और गुण में लिखिए बालक करके सीखने पर जोर देता है, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने पर जोर देता है। दूसरा लिखिए गृह कार्य के बोझ को कम करती है, गृह कार्य के बोझ को कम करती है।
और तीसरी सबसे बड़ा गुण है इसका आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता का विकास। आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता का विकास। आत्मविश्वास कैसे आएगा? जब किसी कार्य को करेगा तो उसमें अपना आप कॉन्फिडेंस झलकेगा। देखिए बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी उसकी, और आत्मनिर्भर भी हो जाता है। वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, मैंने खोज कर लूंगा इस चीज की, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, आत्मनिर्भर भी हो जाता है। अच्छा, कमी वही रटी रटाई, इस विधि पर आधारित किताबें नहीं है, हमारे शिक्षक ट्रेंड नहीं है, समय अधिक लगता है, इसमें भी लगता है कि नहीं। सारी विषय वस्तु को एक विधि से पढ़ाना संभव नहीं होता है। अब लिखिए अगली विधि, एक छोटी सी प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी प्रयोगशाला विधि। इसके लिए पहली आवश्यकता देखिए एक होती है, सुसज्जित क्या होनी चाहिए? प्रयोगशाला होनी चाहिए। अगर आपके पास सुसज्जित प्रयोगशाला नहीं है तो आप कार्य नहीं कर सकते। गणित है तो गणित विषय के लिए, सोशल स्टडी है सोशल स्टडी के सब्जेक्टों के लिए, और साइंस है तो साइंस के लिए। तो विशेषकर देखिए विज्ञान और गणित में काम आने वाली विधि, और जिसका नाम क्या है? प्रयोगशाला विधि। तो लिखो आप इसमें, एक सुसज्जित प्रयोगशाला होना अनिवार्य। एक सुसज्जित प्रयोगशाला होना अनिवार्य। इसमें बताओ शिक्षक सक्रिय होता है कि निष्क्रिय? इसमें दोनों बराबर रहते हैं ज्यादातर, शिक्षक और शिक्षार्थी। कभी शिक्षक सक्रिय तो कभी शिक्षार्थी सक्रिय। लेकिन परीक्षा में पूछा जाए तो सक्रिय कौन होता है? बालक या शिक्षक? क्योंकि प्रयोग का काम किसका है? बालक का होता है। बालक इसमें क्या करता है? प्रयोग करता है। तो लिखिए आप इसमें कार्य विधि, काम कैसे करते हैं इसमें? कार्य विधि। इस विधि में छात्र प्रयोगशाला में जाकर स्वयं प्रयोग करते हैं। और प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा अंडरलाइन करना, प्रत्यक्ष अनुभव को भी, प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे स्वयं अवलोकन, निरीक्षण, एवं गणना द्वारा परिणाम निकालते हैं। तथा किसी नियम या सिद्धांत को स्वयं अपने शब्दों में परिभाषित करते हैं।
और इस कार्य विधि से यह सिद्ध हो जाता है बालक क्या होता है, सक्रिय। बालक स्वयं प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। जो प्रक्षेपण देखिए वो देखते हैं, उनकी क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन, और उनकी गणना, उनकी कैलकुलेट वगैरह जो भी करना होता है वो बच्चे खुद करते हैं, और लास्ट में किसी नियम का या उसे परिभाषित करने का कार्य करते हैं। कौन सी विधि में, प्रयोगशाला विधि में। अब लिखिए इसमें शिक्षण सूत्र बड़े काम आते हैं। शिक्षण सूत्र जो पूछ लिए जाते हैं, इस विधि में काम आने वाले शिक्षण सूत्र, हेडिंग डाल लो, शिक्षण सूत्र। नंबर 1, करके सीखना है या नहीं, ये सूत्र इसमें, करके सीखना। बहुत सारों को तो नींद आ रही है ऐसे लग रहा है, या मुझे चेहरा नहीं दिख रहा आप लोगों के पीछे। जितने ज्यादा सक्रिय रहोगे उतना ही ज्यादा देखिए आप लोगों को ज्यादा बात बताऊंगा, और कम सक्रिय रहोगे तो आगे बढ़ता चला जाऊंगा जल्दी से। दूसरे नंबर पर लिखिए अवलोकन द्वारा सीखना। पहला तो क्या था, करके सीखना। दूसरा सूत्र लिखिए अवलोकन द्वारा सीखना। ज्ञात से अज्ञात को सीखना। ज्ञात से अज्ञात को सीखना। लिखो शिक्षक की भूमिका। हर विधि में देख रहे हैं हम किसकी भूमिका क्या है, शिक्षक की भूमिका। निरीक्षणकर्ता, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, निरीक्षणकर्ता। वह सहयोगी, निरीक्षणकर्ता वह सहयोगी। देखिए शिक्षक का ध्यान बड़ा रहना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि प्रयोगशाला में हो सकता है पता नहीं किस तरह की देखिए उसमें वस्तुएं हो, जल जाए, कोई बच्चा कट जाए, या कोई दुर्घटना घट जाए। सबसे ज्यादा शिक्षक की जिम्मेदारी यही होती है इसके अंदर। उसके बाद लिखिए शिक्षार्थी की भूमिका। सक्रिय या प्रधान भूमिका होती है उसकी, सक्रिय या प्रधान भूमिका। क्यों है भाई उसकी सक्रिय भूमिका, क्योंकि स्वयं तो प्रयोग करता है, स्वयं ही अवलोकन करता है, स्वयं ही निरीक्षण करता है, स्वयं ही निष्कर्ष निकालता है, और स्वयं ही प्रतिपादन करता है उन चीजों का जो मैंने लिखवाया था क्रिया विधि। अब बताओ इस विधि के गुण क्या है। दोस्त तो सबको दिख रहा बहुत महंगी है, सामान महंगा आता है, पर लेबोरेटरी सस्ता नहीं आता है। सारी विषय वस्तु पढ़ा नहीं सकते, पाठ्यक्रम देखिए इस तरह का है नहीं। सारे टॉपिक पढ़ा सकते हैं क्या ऐसे, नहीं पढ़ा सकते। तो दोस्त तो देखिए हैं, लेकिन गुण भी होंगे, और मैंने बताया रटे रटाए कुछ तो याद रखना। मनोवैज्ञानिक है या नहीं है, तो वैज्ञानिक भी है, क्रमबद्ध रूप से होते हैं प्रयोग। उसके अलावा देखिए बाल केंद्रित है या नहीं, लेकिन इसका सबसे बड़ा गुण है बालक में कौशल डेवलप हो जाता है कार्य करने का। प्रयोगशाला में कार्य कैसे करना, पहली बार तो पकड़ेगा, देखिए चीजों को तोड़ भी देगा, फिसल के भी गिर सकती है, लेकिन बाद में एक समय के बाद कौशल डेवलप हो जाता है प्रयोग करने का बच्चे में। तो लिखिए आप इसमें गुण, सामान्य गुण तो नहीं लिखवाऊंगा, वो तो रटे रटाए हैं आपके पास रखे हैं, और भी नहीं तो अभ्यास कर लेना घर पे जाके 4 बातों का। लिखो इसमें स्पेशल जो बात है, प्रायोगिक कार्य में कुशलता। प्रायोगिक कार्य में कुशलता या कौशल, कुशलता को क्या कह देते हैं हम, कौशल। दूसरा गुण, ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। उसके बाद लिखिए
शिक्षक व शिक्षार्थी में घनिष्ठ संबंध होता है। फिर लिखिए, रचनात्मक कार्य करने का अवसर मिलता है। अब एक और कॉमन विधि लिखते हैं जो विशेषकर गणित में काम आने वाली विधि, आगमन निगमन विधि। ये दो विधि नहीं है, एक ही विधि है, लेकिन हम इन्हें पढ़ाते दोनों को अलग अलग करके हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसीलिए इस विधि के जो जनक माने जाते अरस्तु। किसको माना जाता है? और दोनों विधियों को क्या माना जाता है? पूरक भी माना जाता है। क्यों है पूरक, आगे बात करेंगे हम इसे, और अलग अलग जब इनको पढ़ेंगे। तो लिखिए आप अगली विधि, आगमन निगमन विधि। जनक लिखिए अरस्तु, और उसके बाद लिखिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहले बात करते आगमन का, आगमन विधि। ये तो सुना होगा आपने, क्या होती है आगमन विधि? हाँ भाई, आगमन विधि किसे कहते हैं? बोल तो रहे हैं लेकिन मुझे नहीं सुन रहा है कुछ भी। पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर सामान्यीकरण किया जाता है, नियम बनाना, जनरलाइजेशन, सबके लिए नियम बना दी। आप देखिए इस विधि के अंदर जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। इस विधि में सबसे पहले बच्चे के सामने क्या दिया जाता है? किसी भी विषय वस्तु का उदाहरण, और उन उदाहरणों के आधार पर क्या बनाए जाते हैं? या तो नियम, या सूत्र, या सिद्धांत, या सामान्यीकरण। क्योंकि नियम और सिद्धांत सब क्या होती हैं? जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, सब पर लागू कर दें आप। सबसे पहले क्या देते हैं? उदाहरण। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम बाजार गए और बाजार से एक हरा सेव खरीद के लेके आए, और उस हरे सेव को देखिए आपको दिया चखने के लिए। आपने उस सेव को चखा, और चखने पर आपको स्वाद कैसा आएगा? हरे सेव का खट्टा। आपने कहा यह सेव तो खट्टा है। परिणाम क्या निकला? सेव मीठा है या खट्टा है? खट्टा। हमने देखा शायद हो सकता है कि यह सेव गलती से आ गया हो। फिर गए बाजार, दूसरा सेव लाके आए, वही हरा सेव, फिर उसको चखा। अब चखने पर देखिए हमें वो सेव फिर कैसा लगा? अब हमारे माइंड में ये सवाल आ गया कि सामान्यतः हरे सेव सभी क्या होंगे? खट्टे। चलो एक बार फिर कर लेते हैं। फिर बाजार गए, तीसरी बार फिर एक और सेव लेके आए, क्योंकि अपने परिणाम की क्या करनी है? पुष्टि करनी है ना, हमें सत्यापित करना है उस चीज को। फिर उस हरे सेव को हमने चखा, और चखने पर वो सेव कैसा लगा? और अब ये सिद्धांत बना दिया हमने, सभी हरे सेव क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। देखिए सूत्र बन गया, नियम बन गया, थ्योरी बन गई, और सब पे लागू होना, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। और ये इसके सोपान होते हैं। देखिए तो आगमन विधि के अंदर क्या किया जाता है? सबसे पहले बच्चे को कोई ना कोई विषय वस्तु दी जाती है। वो क्या होता है? उदाहरण। जैसे मैंने आपको दिया, देखिए सेव वाला।
और उसके आधार पर उसे क्या किया जाता है, सत्यापित किया जाता है। अर्थात उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं उनके आधार पर हम क्या बनाते हैं, नियम, सूत्र या सिद्धांत या सामान्यीकरण। वो उदाहरण हमारे लिए क्या था, प्रत्यक्ष। सेव दिख रहा था हमें प्रत्यक्ष रूप से, वो सेव हमारे लिए क्या था, ज्ञात। वो सेव हमारे लिए क्या था, स्थूल। इसीलिए इसमें 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे याद रखना। नहीं तो ये थोड़ी देर अभी तो याद रहेंगे सब, बाद में उल्टे सीधे हो जाते हैं सूत्र। तो पहले ये देखिए उदाहरण क्या था, प्रत्यक्ष रूप में कोई चीज, जैसे सेव क्या था, प्रत्यक्ष। लेकिन हम कहां चले गए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। खट्टापन जो था वो क्या था हमारे लिए, कोई दिख थोड़ी रहा था उसमें खट्टापन, अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, ज्ञात से अज्ञात की। क्या हमें पता था इस सूत्र का कि सारे हरे सेव खट्टे होते हैं, नहीं पता था। इसलिए हम ज्ञात से कहां जाते हैं, अज्ञात की ओर। उसके बाद स्थूल से कहां आते हैं, सूक्ष्म की ओर। ये 3 सूत्र काम में लिए जाते हैं इसके अंदर। कौन सी विधि में, आगमन विधि में। और फिर इसके पढ़ेंगे हम सोपान या चरण। उसी उदाहरण के आधार पर लिखिए आगमन विधि। और आगमन विधि के अंदर लिखिए आप, अभी लिखवाता हूं भाई इसमें, इस विधि में विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहकर उदाहरणों के आधार पर अपनी मानसिक शक्तियों के आधार पर किसी विशेष नियम, सूत्र या सिद्धांत पर पहुंचता है। इसमें शिक्षक किसी बात को स्वयं ने बताकर विशेष उदाहरणों द्वारा शिक्षार्थियों से निकलवाता है। सूत्र लिखे हुए इसमें जो काम आते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, पहला सूत्र, उदाहरण से नियम की ओर। दूसरा लिखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला लिखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से
सामान्य की ओर, क्योंकि सामान्यकरण हुआ ना, ये सब सामान्य चीजें हैं, सब पे लागू हैं। उदाहरण क्या था? विशिष्ट। उसके बाद प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। मोस्ट लिखो अब, सोपान कई बार पूछे गए हैं इसके सोपान। मोस्ट लिखना इसके ऊपर भी, सोपान पे। पहले क्या देते हैं शुरुआत में? क्या दिया हमने पहले स्टेप पर? उदाहरण। फिर उदाहरण के हमने क्या कहा? बच्चों से अवलोकन करो उसका। जैसे सेव का क्या किया? अवलोकन किया। कैसे किया? चख कर। अवलोकन या निरीक्षण एक ही बात है। ऑब्जर्वेशन करना या इंस्पेक्शन करना। देखिए अब क्या करेंगे? उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे हम। क्या निकालते हैं? निष्कर्ष कि सभी हरे सेव क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और निष्कर्ष देखिए हमारे पास होता है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन हो गया है ये। अब देखिए हम इसका क्या करेंगे कि ये बात सही है या गलत है। दूसरा सेव लाओ आप। दूसरा सेव लेके आए या तीसरा सेव लेके आए, उसका क्या किया? टेस्टिंग, परीक्षण किया। या हम लैब में लेके गए, नियम तो बना लिया सभी सेव खट्टे, लैब में जाके जांच करवाई कि ये खट्टा है तो क्यों है, क्या कोई एसिड है क्या इसमें? भाई खट्टा है तो लैब तो अपने आप बता देंगे किस कारण से खट्टा है, अपने आप पकड़ में आ जाए। वो क्या कहलाएगी? टेस्टिंग। और उसके बाद देखिए फिर हम क्या करेंगे? सत्यापन कर देंगे इस चीज का कि ये बात बिल्कुल सही है। कितने सोपान हो गए? 1 2 3 4 और 5। लिखो इसके 5 सोपान। सोपान जैसे गणित में प्रमेय पढ़ते हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100 सिद्ध करो इसको। ये तो उदाहरण हो गए हमारे लिए। फिर उसको क्या करते हैं? सत्यापित करते हैं या नहीं करते? तो वो कौन सी विधि होगी? और बच्चों को कहते चलो अब दूसरा टॉपिक पढ़ो। बच्चों की याद रह जाएगा क्या? आपको ऐसे सवालों का क्या करवाना पड़ेगा? अभ्यास। अगर आपने अभ्यास नहीं करवाया तो वो बच्चों के याद नहीं रह सकती। और अभ्यास के लिए हमें जरूरत पड़ेगी दूसरी विधि की। उसमें क्या करवाते हैं हम बच्चों के? पहले सूत्र लिखवा देते हैं, फिर क्या करवाते हैं? अभ्यास। पहले हमारी जो गणित हुआ करती थी निगमन पद्धति पर आधारित थी। जब हम पढ़ते थे हमारे गुरुजी आते, एक सूत्र लिखते, सारे सवाल कर लेना, हो जाएंगे इसी से। और हो जाया करते थे पहले, देखिए गणित। लेकिन आज एनसीईआरटी के एक सूत्र लिख के दे दो, सारे नहीं होंगे हल, क्योंकि वो आगमन पद्धति पर आधारित है। किस पर आधारित है? आगमन। इसलिए गणित को पढ़ने के लिए दोनों चाहिए। पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा सूत्र बना कैसे, फिर सूत्र को याद करवा दो, फिर अभ्यास करवाओ, ताकि और स्थायी हो जाती है चीजें। लेकिन बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस विधि के गुण क्या है भाई, बताना। अरे रटे रटाए बोलने हैं। ये मनोवैज्ञानिक है कि नहीं? बिल्कुल सही है, बच्चे की रुचि के अनुसार काम हो रहा है। देखिए वैज्ञानिकता है कि नहीं? ये सोपान रहे वैज्ञानिकता को बताते। उसके बाद देखिए बाल केंद्रित है या नहीं? बच्चे ने तो किया था ये सारा काम। लेकिन कोई स्पेशल विशेषता भी बता दो तो भाई लगे हाथ। ज्ञान का निर्माण होता है, स्थायीकरण होता है इसमें ज्ञान का, क्योंकि चीजों को देखता है वो पूरी प्रोसीजर। जैसे सूत्र बना कैसे, सूत्र देखकर तो कोई भी पढ़ा देता है। मेरा जैसा जो गणित नहीं पढ़ा था वो भी पढ़ा देता है।
एक सूत्र दिया, एक उदाहरण समझाया, बेटा कर लो इस चीज को। लेकिन गणितज्ञ तो वो है पहले उस सूत्र का निर्माण करना बताए कि यही सूत्र क्यों आया, कोई और क्यों नहीं बना, इस एक ही विधि से हम क्यों हल कर सकते हैं। बहुत सारी विधियां होती हैं, इस कार्य को आप दूसरे रूप से भी कर सकते हो। और देखिए गणित वही बच्चा सीखता है सही ढंग से गणित जो निर्माण की प्रक्रिया से गुजरता है। और ये निर्माण की प्रक्रिया बचपन में ही आती है। और बचपन से हम एक ही प्रश्नावली पढ़ते आते हैं जो मैंने देखा है, नंबर सिस्टम। छठी से शुरू हो जाता है 10वीं तक नंबर सिस्टम, और हम बड़े कंपटीशन तक भी आ जाते तब भी नंबर सिस्टम, और वो ही नहीं आता हमें सही ढंग से। और यही पहली सीढ़ी होती है निर्माण की, बता देता हूं आपको। अगर जिसने नंबर सिस्टम पर जितना वर्क कर लिया वो बहुत कुछ सीख जाएगा। सारा खेल वहीं से शुरू होता है। लेकिन हम लोग उस चीज को बड़ा इजी वे में ले जाते हैं कई बार, क्योंकि उसके अंदर थ्योरी ज्यादा होती है। चीजों को वैसे जरूर बताया जाता है, छोटे छोटे परी में, अपरी में, वास्तविक, अवास्तविक संख्याएं, ऐसे बहुत सारी चीजें, और उन्हीं से कैलकुलेशन, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पता नहीं इनमें क्या क्या पूछते हैं। और 8वीं की किताब देखना आप, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है नंबर सिस्टम पर। हमारे स्टेट बोर्ड ने भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। मैंने देखा टीचर कहते ये तो रहने दो, अगली प्रश्नावली चलो जहां सूत्रों से सवाल हल होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कल आप भी शिक्षक बन के जाओगे तो आप लोग भी उन चीजों पे ज्यादा फोकस करेगा जहां बच्चा कम मेहनत में अच्छे नंबर प्राप्त कर ले। जैसे स्टैटिक्स वाली प्रश्नावलियां होती उनको, क्योंकि वो सरल भी होती हैं, उन चीजों को ज्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं। और गणित का देखिए लिखने के बजाय वर्बली अभ्यास करते हैं, हम ज्यादा सीखते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं, देखिए एक समय था जब जो मेरा बच्चा था उसको गणित में कुछ नहीं आता था। मैंने देखा चारों ओर देखे हमारे IITians से हैं बहुत सारे, सब गणितज्ञ ही हैं और वो गणित में एक्सपर्ट, और बच्चे को देखे टीचर ने कहा तुझे बैठ जा, कुछ नहीं आता गणित में। उसके बाद देखिए, क्योंकि मैं तो पढ़ाता नहीं, सारे दिन भर कोचिंगों में, सुबह 6 बजे से देखिए रात के 8 बज जाते, उस बच्चे को पढ़ाए कौन। अब आप देखिए, आप दूसरों को पढ़ा लो चाहे अपने बच्चों को पढ़ा लो तो एक ही चीज होती है, ये तो आप स्वयं भी जानते हैं। उसके बाद जब मैं घर गया मैंने उनसे पूछा अरे क्यों आज उदास बैठा, बोले मैडम ये कहती है मुझे तुझे कुछ नहीं आता है। मैंने कहा ऐसा तो शिक्षक बोल ही नहीं सकता, वो शिक्षक ही नहीं जो बच्चे कैसे शब्द बोले। अरे आप होते कौन है, आपके बारे में मैं कुछ बोलने वाला हूं कौन, मुझे क्या पता आप में कितनी क्षमताएं छुपी हुई हैं। फिर देखिए मुझे भी वो बात अखर गई, मैं लगा उसको देखे गणित की संख्याओं का ज्ञान कराने की। अब उस बच्चे को ये कहा बैठ जा, बहुत ज्यादा बोलता है, वो वर्बली करता है सारी कैलकुलेशन बिना पेन के, और आज मुझे भी हरा देता है। देखिए उस चीज में इतनी तेज स्पीड से करना सीख गया वो, क्योंकि मैंने उसको देखिए कुछ विदेशी ये आते हैं बहुत सारे, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना, ऐप दिलाए उसको, और ऐप के उससे 100 प्रैक्टिस, एक गलती हो जाती है 20 सवाल माइनस हो जाते हैं तुरंत। उच्च स्तरीय देखिए उनकी गणनाएं मैंने जब करवाना, और ओलंपियाड में भी उस बच्चे का बहुत अच्छी रैंक बनी। मेरा कहने का मतलब है कि वर्बली कैलकुलेशन, लिख के तो हम करते ही हैं, लेकिन वर्बली करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मेरा जैसा तो भूल जाता है आगे पीछे। और वो ही बच्चा देखिए जिसको ये कहते थे कुछ नहीं आता, और वही बच्चा कुछ समय बाद ये कहा कि तुझे सब कुछ आता, बैठ जा, और उल्टे सीधे सवाल और पूछने लग गए। आप देखिए क्योंकि उसको इंटरेस्ट हो गया ना इस चीज में, अब वो मुझे ही कहता है कि ये चीज ऐसे क्यों हुई। मैंने कहा बैठ जा, मुझे नहीं आता अब इतना। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग देखिए इतने क्षमतावान है, आप में इतनी क्षमताएं भरी हुई हैं, लेकिन हम डाइवर्ट कर देते हैं अपने आप को, रटने की ओर ज्यादा भागते हैं। लेकिन ये पद्धति रटने पर क्या लगाती है, अंकुश लगाती है, ज्ञान के निर्माण पर क्या देती है, जोर देती है। लिखो इसका गुण, ज्ञान का स्थायीकरण, ज्ञान का स्थायीकरण। दूसरा गुण, गणित विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। मानसिक शक्तियों के विकास पर बल, मानसिक शक्तियों के विकास पर बल।
खोज की प्रवृत्ति का विकास और अब चलते हैं इसके बाद जस्ट इसके अपोजिट। कौन सी आएगी? निगमन विधि। इसमें क्या होता है, हमारे यहां तो गणित में यही विधि पढ़ाई जाती है। हम पढ़ते थे तो हमें इसी से पढ़ाते थे गणित। माठ साहब आए, सूत्र लाए, जेब में से निकाला, ये ले बेटा, और बच्चा क्या करता? अभ्यास। याद रखना गड़बड़ हो जाती है कई बार। नी से नियम, नी से क्या है? नियम, जिसमें पहले क्या दिए जाएं? नियम या सूत्र या सिद्धांत पहले ही दे दिए जाएं। बच्चे को देखिए, याद करने का आसान तरीका नी से नियम, और फिर उसको देखिए हम क्या कहें, उदाहरण की ओर ले जाएं। बाद में उसको कहें बच्चे को, बेटा अब इसका उदाहरण दो। उस चीज का हम क्या करवाते हैं? अभ्यास करवाते हैं। एक सूत्र दे दिया जाता है, उसके 10 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं उसी पर आधारित, और फिर कहते हैं बेटा अभ्यास करो। तो बच्चा सूत्र का क्या करेगा? रटेगा इसको। उसे नहीं पता ये सूत्र बना कैसे, उसे नहीं पता होता इस चीज का। वो तो सीधा क्या करता है? रटता है उस नियम को, उस सूत्र को या उस सिद्धांत को, और रटने के बाद उस चीज का क्या करता है? अभ्यास। तो यहां पर कौन सी प्रवृत्ति का बढ़ता है? ज्ञान का निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी अभ्यास की प्रवृत्ति जरूर बढ़ जाती है। तो यह विधि क्या है? निगमन। निगमन का मतलब जिसमें पहले नियम बताए जाएं और बाद में उदाहरण दिए जाए। लिखो तो इसके बारे में। निगमन विधि यह आगमन विधि के विपरीत है। यह आगमन विधि के विपरीत है। आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को पहले से ही एक सूत्र, नियम या सिद्धांत बता देता है। जिसके आधार पर विद्यार्थी समस्याओं को हल करते हैं। जिसके आधार पर विद्यार्थी समस्याओं को हल करते हैं और अपने नियमों, सिद्धांतों या सूत्रों की पुष्टि करते हैं। नियमों, सिद्धांतों या सूत्रों की पुष्टि करते हैं। इसके बाद लिखिए सूत्र भी इसमें जस्ट उल्टे हो जाएंगे। किसके उल्टे? तो याद एक ही करना, दोनों याद मत कर लेना, नहीं तो फिर उल्टे सीधे घूमने लग जाएंगे। याद हमें कौन से करने हैं? आगमन के। और आगमन के याद होते ही परीक्षा में भी आए तो आगमन के ही लिखना, पेपर पे लिख लेना सारों को, फिर निगमन के उल्टे बना लेना उनको, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। सबसे ज्यादा देखिए आप लोगों से यही आता है, साहब ये उल्टे सीधे हो जाते हैं। तो सारे याद ही क्यों करते हो? याद ही एक करो ना। तो इसमें उल्टा क्या हो जाएगा? लिख लो जब इसमें नंबर 1, नियम से उदाहरण की ओर। नियम से उदाहरण की ओर। दूसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर।
प्रमाण क्या है? सूत्र है हमारे पास। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, 5 सूत्र हैं ये। अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो बताओ भाई इस विधि का गुण क्या है? अच्छा चलो ये बताओ, शिक्षक क्या रहता है इसमें? सक्रिय रहता है कि निष्क्रिय? और बालक? बालक को कुछ करना ही नहीं है, अभ्यास करना है, बस रटना है और उसका अभ्यास करना। तो बताओ इस फायदा क्या है इस विधि का? बालक की स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, रट्टा लगा लगा के। पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, एक सूत्र दिया, 4 सवाल करवाए, चलो भाई अगली प्रश्नावली। पाठ्यक्रम तो समय पर पूर्ण हो जाएगा, बात सही है। लेकिन सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया जाता है? स्मरण शक्ति पर। यह मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक? अमनोवैज्ञानिक है, याद रखना इसका। अब तक जितनी विधियां पढ़ाई सब कैसी थी? मनोवैज्ञानिक। लिखो तो इसमें गुण। स्मरण शक्ति में वृद्धि, स्मरण शक्ति में वृद्धि, सरल और सुविधाजनक, सरल और सुविधाजनक। सूत्र याद करो, काम खत्म। समय की बचत, समय की बचत, अभ्यास कार्य, औरों की आलोचनाएं कर रहे थे, इसकी आलोचना भी नहीं है। इस पे आधारित किताब है कि नहीं है? सारी गणित की किताब इसी पे है। तो लिखो इसके अंदर, इस पर आधारित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध, इस पर आधारित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध, और अंत में लिख लो कक्षा शिक्षण के लिए उपयोगी है। कक्षा शिक्षण के लिए क्या है? उपयोगी। कक्षा शिक्षण के लिए उपयोगी है या नहीं उपयोगी? अरे कक्षा में जब पाठ्यक्रम को पूरा कराती है तो कक्षा शिक्षण के लिए क्या है? उपयोगी है। इसके बाद देखिए एक विधि और है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि।